क्लास 7th। कल हमने पढ़ा था कि चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान अर्थात ट्रांसआक्सियाना उज़्बेकिस्तान, जो कि आजकल हम उज़्बेकिस्तान कहते हैं, उस टाइम पर क्या कहते थे, ट्रांसआक्सियाना पर हमला किया था। और इसके बाद तुरंत बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर हमला बोल दिया। तो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में भी दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी, और इतनी बड़ी विशाल सेना को संभाल पाना शासकों के लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। तो आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती को कैसे हल किया, कैसे इसका सामना किया। तो सबसे पहले कंपैरिजन है ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 2 बार हमले हुए। एक तो पहला हमला हुआ 1299 से 1300 के बीच में, और दूसरा 1302 से 1303 के बीच में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी विशाल स्थायी सेना खड़ी कर ली थी। और इसी तरह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना की हार हुई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियाना अर्थात उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजनाएं बना ली। इसके लिए उसने एक स्थायी सेना भी तैयार कर ली। दूसरा जो पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक शहर बसाया, गैरीसन शहर। और ये कहाँ पर बसा था? अभी सीरी नामक स्थान पर। सीरी नामक स्थान पर एक नया शहर सिर्फ सैनिकों के लिए बसा था। तो इसी तरह गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना जो शहर था देहली ए कुहना को, वहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों से खाली करवा लिया। वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया। अर्थात जो वहाँ पर लोग रहते थे, देहली कुहना में जो लोग रहते थे, उनको तो नई राजधानी बनी थी वहाँ दौलताबाद में भेज दिया था, और देहली कुहना में अब सैनिक रहने लगे थे। सैनिकों की छावनी बना दी गई थी। इसी तरह सैनिकों का पेट भरने की समस्या को हल करने के लिए गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि थी उससे कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। ये गंगा यमुना के बीच की जो भूमि थी वहाँ पर जो खेती होती थी उससे टैक्स के रूप में लिया गया जो खेती करते थे किसान, और इस समस्या को हल किया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर लिया गया था। सेना को खिलाने के लिए और उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरे करने के लिए सुल्तान ने एक्स्ट्रा कर भी लगा दिए गए। उस दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ा। ये मोहम्मद तुगलक की बड़ी गलती थी कि एक तो अकाल पड़ गया और फिर दोबारा एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर, निकता ज़मीन का टुकड़ा होता था, उसके स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, लेकिन यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर कंट्रोल किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते, और जो भी व्यापारी निश्चित दर से चीज़ ज़्यादा रेट पर बेचता उसको सज़ा मिलती थी। इसी तरह मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे ये सिक्के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं रहा। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बेचकर रख लेते थे,
यानी सोने चांदी के सिक्कों को तो बेच कर रख लेते थे। अपने तमाम कर जो टैक्स जनता को चुकाना होता था, सरकार को, शासक को, वो टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस तरह सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। दूसरी बड़ी भूल ये थी सांकेतिक सिक्के चलाना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने अच्छी तरह सफलतापूर्वक सामना किया। परंतु मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका हमला पूरी तरह विफल रहा। दूसरा, उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। दूसरी कमी। तीसरी, उसने प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए थे उससे बड़ी परेशानियां हो गई थी। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से दुखी जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो ये दोनों का जो प्रशासन था उसमें कंपैरिजन है भी। इसको आप अच्छी तरह से समझो। कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरे से ज़रूर पूछो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पैराग्राफ में, आप इनको अच्छी तरह से समझो और फिर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। फिर थोड़ा सा और बचता हमारा पॉइंट, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका 1 को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तथा 1526 तक दिल्ली आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे शासक भी उभर कर सामने आए। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 था, ने बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को उसने चुनौती दे दी। उसे परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी राजवंश ने केवल 15 साल 1540 से 1555 तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी मजबूत बना दिया। महान सम्राट अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक था, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित यानी इकट्ठा किया तो उन्होंने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। अर्थात इसने मॉडल के रूप में, जो भी मॉडल इसको अच्छा लगा पीछे जो था, उसने शेरशाह सूरी के मॉडल की ही प्रशंसा की। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। लेकिन थोड़ा सा ये एक और पॉइंट बचता है भी, 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, स्तुति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में शुरू हुआ और इसके अनुसार समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रार्थना समाज, प्रार्थना करने वाला समाज, युद्ध करने वाला समाज और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन ही प्राप्त था।
इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और अधिक करने में सहायता मिली। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभर कर सामने आया। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपने ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अर्थात योद्धाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड अर्थात धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उसने एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाने लगे थे। तो ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए इसको पढ़ें और अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। थैंक यू।